हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनवाज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अगली वीडियो में हमने जो है कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था और उसमें आपको बताया था कि हमारा शरीर कैसे बना है और थोड़ा सा ट्रिक भी बताए थे और उसमें कोशिका भित्ति तक हो गया था। और आज हम समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। ठीक, तो चलिए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये तो इंग्लिश नाम है, एक नाम इसका और होता है, इसे हम सूत्रकणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्रकणिका। सूत्रकणिका। ठीक है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है अल्टमैन नामक साइंटिस्ट ने किया था। इनका खोज जो है कौन किया था? अल्टमैन। देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, खोज। खोज कौन किया था इनका? अल्टमैन ना। देखिए, अब हम समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। ठीक, तो जैसे हम जब श्वसन करते हैं तो क्या होता है कि हमारे ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन जो है कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक, तो उसी कोशिका में एक क्रेब्स चक्र चलता है। कोशिका नहीं, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जो है क्रेब्स चक्र चलता है। ठीक, वो क्रेब्स चक्र क्या करता है? एक चेन रिएक्शन करता है और उस चेन रिएक्शन के फलस्वरूप जो होते हैं एटीपी का निर्माण होता है। तो इसको देखिए, क्या होता है जब हम श्वसन करते हैं, श्वसन ना, जब हम श्वसन करते हैं तो इसमें एक क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र। और इस क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होता है और ये एटीपी 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये क्या करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये क्रेब्स चक्र जो चलता है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है और ये एक चेन रिएक्शन करता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि एटीपी का निर्माण होता है और ये 38 एटीपी मिलके जो है हमारे अंदर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो क्रेब्स नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने नाम पर ही क्रेब्स चक्र नाम रख दिया, तो उनका नाम भी क्रेब्स से आप याद रखेंगे। और इस ग्लूकोज के फलस्वरूप फिर हमारे अंदर ऊर्जा बनता है। ऊर्जा क्या बनता है? ऊर्जा। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं पावर। देखिए, इसे हम इंग्लिश में जो है पावर कहते हैं। ठीक, तो जैसे मान लीजिए हमारे अंदर ये मान लीजिए कोई सेल है, ठीक, कोशिका है। ठीक, तो इस कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक, तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं, यानी ऊर्जा का पावर हाउस। वो किस लिए कहा जाता है? जब हम श्वसन करते हैं तो हमारे अंदर एक क्रेब्स साइकिल चलता है, ये चेन रिएक्शन करता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। ठीक, उस एटीपी से फिर हमारे अंदर ग्लूकोज बनता है और उस ग्लूकोज की वजह से जो है हमारे शरीर में जो है ऊर्जा बनता है या हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है ऊर्जा का घर या ऊर्जा का पावर हाउस। तो आपसे अगर कोई पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस क्यों कहा जाता है, तो आप यही चीज़ें बताएंगे कि हमारे अंदर जो होता है, जब हम श्वसन करते हैं
तो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को हमारे कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और उन कोशिकाओं की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो उसमें एक क्रेब्स चक्र चलता है, यानी क्रेब्स रिएक्शन होता है या चेन रिएक्शन होता है बोल सकते हैं। तो उसके फलस्वरूप जो है हमारे अंदर एटीपी का निर्माण होता है। तो ये एटीपी क्या करता है कि फिर ग्लूकोज बनाता है। इस ग्लूकोज की वजह से जो है हमें ऊर्जा मिलता है, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर यानी पावर हाउस कहते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसके बाद आता है गाल्जी बॉडी। देखिए, गाल्जी बॉडी देखिए, गाल्जी बॉडी, ठीक, तो ये गाल्जी बॉडी जो है इसको कौन बताता था? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैमिलो गाल्जी। कैमिलो गाल्जी, देखिए, कैमिलो गाल्जी, ठीक। इन्होंने जो है गाल्जी बॉडी के बारे में बताया। देखिए, गाल्जी बॉडी का काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा बनता है, तो जैसे मान लीजिए हम कोई वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे जो रनिंग कर रहा है या जो पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो एनर्जी तो उसको चाहिए ही, ठीक। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई रनिंग कर रहा है तो उसको सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत कहाँ होगी? उसके पैरों को होगी ना। तो गाल्जी बॉडी जो होता है ये क्या करता है? ऊर्जा का संवहन करता है। ये क्या करता है? ऊर्जा का संवहन करता है। ऊर्जा का संवहन करता है। ये जो है ऊर्जा का संवहन करता है। जैसे मान लीजिए कुछ तो हमारे शरीर में ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से जहाँ हमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है और जहाँ कम ऊर्जा की ज़रूरत है, तो कम ऊर्जा को जो है जहाँ ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने का काम किसका होता है? गाल्जी बॉडी का, ठीक। अगर हमारे शरीर में जैसे गाल्जी बॉडी ना होता, तो जैसे मान लीजिए हम अगर रनिंग कर रहे हैं, ठीक, तो रनिंग करते वक्त क्या होता कि जब हमारा पैर थक जाता तो फिर हम रनिंग करना बंद कर देते। तो ऐसा तो नहीं है कि जब ये हमारे शरीर में जो है ऊर्जा को बैलेंस रखता है, एक प्रकार से समझ लीजिए जो है ये ऊर्जा को बैलेंस रखता है। जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा को जो है किसकी ज़रूरत है? तो हमारे जीभ को जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, ठीक। और मान लीजिए अगर हम ऐसे बोल रहे हैं, ठीक, और हमारे जीभ का ऊर्जा ख़त्म हो गया, तो ये गाल्जी बॉडी क्या करता है कि जहाँ ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है वहाँ से क्या करता है? ऊर्जा को हमारे जीभ तक पहुँचा रहा है, जिससे हम बोल पा रहे हैं। नहीं तो क्या होता कि अगर ये गाल्जी बॉडी नहीं होता तो ऊर्जा पूरा यहीं ख़त्म हो जाता जीभ का, तो फिर हम बोलना बंद कर देते। तो ये क्या करता है कि ऊर्जा का संवहन करता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई बैडमिंटन खेल रहा है, ठीक, तो उसको सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत कहाँ है? उसके हाथ को है। तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे हमारा हाथ, एक हाथ थक गया तो चलिए दूसरे हाथ से काम कर लेंगे, ऐसा नहीं। जब थकता है तो हमारा पूरा जो है शरीर थक जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि गाल्जी बॉडी जो होता है हमारे शरीर में ऊर्जा का संवहन करता है, ठीक। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर आपसे अगर कोई पूछता है कि गाल्जी बॉडी का काम क्या है, तो बताएंगे गाल्जी बॉडी जो है हमारे शरीर में ऊर्जा का संवहन करता है, ठीक। तो इतना नोट करिए, इसके बाद बताते हैं आगे। अब इसके बाद आता है रितिका।
देखिए एक मिनट इसको, हाँ देखिए इसके बाद आते हैं रिक्तिका क्या होता है। देखिए रिक्तिका, इसको हम इंग्लिश में जो वैक्यूल्स कहते हैं, वैक्यूल्स। ठीक, देखिए इसका काम क्या होता है हमारे शरीर में, रिक्तिकाएँ होती क्या हैं। तो रिक्तिका जैसे मान लीजिए अगर हमारे शरीर में जो है 65% जो है वो क्या है, जल है यानी वाटर। तो अब आपको लग रहा होगा कि 65% जल है, यानी जैसे मान लीजिए कोई आदमी अगर 100 kg का है, अगर कोई व्यक्ति 100 किलोग्राम का है तो इसके अंदर 65 किलो पानी होगा। ठीक, 65 किलो जल होगा, 65 लीटर जल होगा। ठीक, तो आप सोच रहे होंगे कि उसके पेट में इतना पानी कहाँ से आया होगा। ये जो है पानी क्या होता है ना, पानी जब हम पीते हैं तो हमारे पेट में 1 या 2 ही लीटर पानी रहते हैं, और ये सारे जल कहाँ रहते हैं, हमारे वैक्यूल्स के अंदर रहते हैं, इसी रिक्तिकाओं के अंदर रहते हैं। ठीक, तो क्या होता है, इसी वैक्यूल्स के अंदर जो है वाटर रहते हैं। अब देखिए हम लोगों के अंदर जो वैक्यूल्स होता है वो छोटा होता है, और पेड़ पौधे के अंदर का वैक्यूल्स जो होता है बहुत बड़ा होता है। तो जैसे मान लीजिए ये वैक्यूल्स जो है इसके अंदर जल रहता है, तो हमारे ये पानी जो है सारी कोशिकाओं में भरा रहता है, और कोशिका में कहाँ रहता है, वैक्यूल्स के अंदर रहता है। ठीक, तो आपसे अगर कोई पूछे कि रिक्तिका क्या होता है यानी वैक्यूल्स क्या होता है, तो आप बताएंगे कि यह जल का संग्रह करता है। इसको ऐसे लिख लेंगे, जल का संग्रह, जल का संग्रह करता है। ये वैक्यूल्स क्या होता है, जल का संग्रह करता है, पानी को स्टोर करके रखता है। और यही जो है वैक्यूल्स पेड़ पौधे में बहुत बड़े होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ठीक, तो हम लोगों के अंदर कितना पानी होता है, 65% पानी होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति 100 kg का है तो उसके अंदर 65 किलो पानी होगा। ठीक, तो ये पानी कहाँ रहता है, वैक्यूल्स में रहता है, हमारे कोशिकाओं के अंदर जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं उसके अंदर रहता है। देखिए ये कोशिका जो है इसके अंदर क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, वैक्यूल्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम। ठीक, सेंट्रोसोम देखिए क्या होता है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम देखिए सेंट्रोसोम क्या होता है, इसका हिंदी होता है तारक काय, तारक, तारक काय। इसका हिंदी जो होता है तारक काय। ठीक, ये तारक काय का काम क्या होता है, देखिए अब बात करते हैं तारक काय का काम क्या होता है। ये जो है आपको हम बताए थे कि कोशिका विभाजन, तो आप समझेंगे कि कोशिका विभाजन का मतलब होता है 1 से 2 कोशिकाओं का निर्माण। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई एक कोशिका है, ठीक, इस ये कोशिका टूट के किसी 2 नए कोशिका का निर्माण करती है। वो किसकी वजह से करती है, यही तारक काय की वजह से करती है, यानी सेंट्रोसोम की वजह से। जहाँ सेंट्रोसोम सबसे अधिक पाया जाएगा वहाँ कोशिका का निर्माण बहुत तेजी से होगा। ठीक है, देखिए आगे। तो जैसे हम आपको बताए थे कि जो हमारा लीवर होता है, देखिए लीवर, इसको हिंदी में यकृत कहते हैं, यकृत। ठीक, ये हमारा जो लीवर होता है ये क्या काम करता है, इसमें बहुत तेज विभाजन होता है। तो तेज विभाजन किसके वजह से होता है, ये सेंट्रोसोम की वजह से। जिसमें अगर सेंट्रोसोम नहीं रहेगा उसमें कोशिका विभाजन नहीं होगा। ये सेंट्रोसोम क्या करता है कि कोशिकाओं में विभाजन करता है। ठीक, तो हम आपको बताए थे कि जैसे मान लीजिए हाँ न्यूरॉन सेल हुआ। ठीक, न्यूरॉन में क्या होता है, न्यूरॉन,
न्यूरॉन में भी जो बताती है इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है, ठीक। तो आपको लग रहा होगा कि अगर न्यूरॉन में जब कोशिका का विभाजन नहीं होता है तो कैंसर कैसे होता है। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, कैंसर अनकंट्रोल सेल विभाजन है, ठीक। जैसे क्या होता है हमारे शरीर में कहीं कोशिकाओं का विभाजन अनकंट्रोल हो जाता है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा जब विभाजन होने लगता है तो वही कैंसर का निर्माण कर लेता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, तो आप लोग सुने होंगे ब्रेन ट्यूमर का नाम। तो आपको लग रहा होगा सर कि जैसे मान लीजिए जब न्यूरॉन सेल में विभाजन नहीं होता है तो ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है। तो ब्रेन में जो है 90% जो होता है वो क्या होता है, न्यूरॉन सेल होती हैं, ठीक। और 10% है जो ग्लियल सेल पाई जाती है, ठीक। उसी ग्लियल सेल में क्या होता है कि सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। यही 10% ग्लियल सेल की वजह से अनकंट्रोल सेल विभाजन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ब्रेन ट्यूमर, ठीक। तो जो होता है 90% जो होता है वो न्यूरॉन सेल पाया जाता है और 10% जो है ग्लियल सेल पाया जाता है। इसी ग्लियल सेल की वजह से जो है ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, ठीक। तो इसीलिए कहा जाता है कि न्यूरॉन में जो है कोशिका रहित होती है न्यूरॉन, यानी इसमें सेल का विभाजन नहीं होता। इसमें 90% जो है न्यूरॉन सेल पाई जाती है और 10% जो है ग्लियल सेल पाई जाती है, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।